तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मूल कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इसीलिए इसको गॉड की संज्ञा दी गई है, मतलब कि मूल इज़ गॉड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये तो अलग बात है, जो गॉड में दी क्यों नहीं लगता है, उस पर थोड़ा सोचिएगा। अब यहाँ पर मोल कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले कौन साइंटिस्ट नाम लिए थे, उनका नाम क्या था। तो ये बात है 1896 की। ऑस्टवाल्ड, जो फर्स्ट नेमिंग किनके द्वारा दिया गया था, ऑस्टवाल्ड के द्वारा। ये बात कब की है, 1896 की। अब इस तरह से बहुत सारा कहानी हुई 1896 से लेकर के 1971 तक आते आते बहुत सारी कहानी हुई, बहुत सारी बात हुई मोल के बारे में। लेकिन लास्टली मोल को 1971 में एडॉप्टेड किया गया। ये बात है 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर हेल्ड एट जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। वहीं पर मोल को एडॉप्टेड किया गया। फिर से बता दे रहे हैं, मोल को कब एडॉप्टेड किया गया, 1971 में। कौन सा इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस था, तो 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस था वेट्स एंड मेजर्स का। हेल्ड कहाँ पर हुआ था, जेनेवा पर। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। नो डाउट MOLE मोल जो है उसको आजकल MOL मोल भी लिख सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग एराइज कर रहे हैं, तो सर मोल आखिर है क्या। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किस तरह से हम लोग मोल के बारे में जानें। तो देखिए, मोल तो लैटिन वर्ड है, जिसका वास्तव में आप इसका मीनिंग कह सकते हैं हीप, कोई भी चीज़ का ढेर, बंच, पाइल। तो इस तरह से बहुत सारे नेमिंग से इसको समझ सकते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ का ढेर, एटम्स का ढेर, मॉलिक्यूल्स का ढेर, आयंस का ढेर, एनीथिंग्स का ढेर। तो ये लैटिन वर्ड से इसका यही मीनिंग निकलता है। क्या सारे बच्चे को समझ में आया ये मोल क्या होता है, इसका लैटिन वर्ड क्या है। दूसरी बात, ये कब एडॉप्टेड किया गया। तीसरी बात, फर्स्ट नेमिंग इसका कब हुआ। अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ मोल के बारे में जानेंगे, जो डेफिनेशन ऑफ मोल क्या होता है। ये सब सारी कहानी थी। प्रोफेशनली ये किसी भी एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहे हैं। वैसे मान लीजिए कंपाउंड किसको कहते हैं, मिक्सचर किसको कहते हैं, एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, तो ये बेसिक क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। फिर दूसरी बात, जो यहाँ पर हम लोग मोल के बारे में सारा कुछ आइडिया लेते हुए जीरो लेवल से लेकर जितना भी हाई लेवल तक हम लोग जाना चाहें जा सकते हैं। कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मोल का जो डिफाइन किया गया था, तो आप जान रहे हैं ये 7th फंडामेंटल यूनिट है। मोल क्या है, 7th फंडामेंटल यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि मोल किस तरह से डिफाइंड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स क्या रह सकता है, एटम्स भी रह सकता है, मॉलिक्यूल्स भी रह सकता है, आयंस भी रह सकता है, इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, एनीथिंग्स, जो इक्वल टू होगा 12 kg कार्बन में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसी को हम लिख दिए हैं, जरा देखिए आपको मोल का डेफिनेशन। मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स पार्टिकल्स। वो चाहे एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, या एनीथिंग कह सकते हैं। तो वो इक्वल टू कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.012
kg और इसको 12 ग्राम भी लिख सकते हैं ऑफ C12 आइसोटोप। तो ये बहुत ही जनरल टर्म था। अब यहाँ पर ये प्रश्न इस तरह से हम लोग देख लिए। अब इसमें कार्बन को ही हम लोग क्यों रखते हैं, कार्बन एटम्स के ही बारे में क्यों सोचते हैं, तो बहुत सारा रीज़न है। कार्बन का वन एटम का जो भी मास होता है दूसरे एलिमेंट का जो वन एटम का मास होता है उससे यदि कंपैरिजन करेंगे, कार्बन एटम के वन मास से यदि डिवाइड करेंगे तो लगभग बहुत सारा एलिमेंट्स होल नंबर आता है। नो डाउट कार्बन इनर्ट जैसा बिहेवियर रहता है फ्री स्टेट में। तो बहुत सारा रीजन है जो कार्बन को ही चूज किया गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा कहानी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था। अब इसमें थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। जो सर आप तो ये बताए, सारा कुछ बताए, लेकिन कोई भी सब्सटेंस हो, सपोज दैट मान लीजिए एलिमेंट में सोडियम ही हो, Na हो, कैल्शियम हो, मान लीजिए ऐसा हो, O2 हो, N2 हो, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस वो स्टेबल हो, वो क्या हो, स्टेबल हो। तो O2 है नहीं, तो O2 गैस स्टेबल है, N2 स्टेबल है नहीं। अब इसमें सोडियम के बारे में, इसी तरह से कैल्शियम के बारे में, उसी तरह से आयंस के बारे में, मान लीजिए इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, सपोज दैट SO4 2 माइनस आयन, मान लीजिए इस आयन के बारे में। तो कोई भी सब्सटेंस हो केमिस्ट्री के टर्म में 1 मोल, कोई भी सब्सटेंस, ये रहे, कुछ भी रहे, ठीक है ना, वो स्टेबल हो, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस, आप लोग लिख ले, 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस which contains a definite number, that definite number is equal to 6.022 into 10 to the power 23 in कार्बन स्केल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। किसको कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर किस तरह से रिप्रेजेंटेड होता है, आप बताएंगे, बताइए। एवोगाड्रोस नंबर जो रिप्रेजेंटेड होता है इस तरह से, Na से रिप्रेजेंटेड होता है, या कह सकते हैं एन नोट भी कह सकते हैं, या सिंपली एन भी कह सकते हैं। जनरली ये सिंबॉलिक यूज होता है, जो इक्वल टू लगभग एवोगाड्रोस नंबर जो क्या किसके इक्वल टू होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है ना, जिसको हम लोग Na सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो इतना नहीं लिखना पड़ता है, उसके जगह पर यही लिख देते हैं, तो टाइम जो भी है बचत होता है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। एवोगाड्रोस लॉ हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या था, एवोगाड्रोस लॉ क्या था, सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर मोल के बारे में तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग जान गए। अब इसमें प्रश्न ये है, जो सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सब जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो हम लोग बनाएं उससे पहले थोड़ा एलिमेंट के बारे में जान लें। किसके बारे में जान लें, एलिमेंट के बारे में। फॉर एलिमेंट, देखिए फॉर एलिमेंट में एक बात बताइए, यदि कभी भी नंबर ऑफ मोल्स कोई भी एलिमेंट का फाइंड करना चाहें, ठीक है ना, तो मास इन ग्राम क्यों होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये तो यूनिटी मेथड से ये फार्मूला आ जाएगा। जैसे कि कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है ना, तो मान लीजिए उसका एटॉमिक मास m ग्राम हो, क्या हो, m ग्राम। तो m ग्राम ऑलवेज कंटेन्स कितना करेगा, 1 मोल। अब देखिए 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा बताइए, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, तो 1/m हो जाएगा। अब W ग्राम के लिए कितना हो जाएगा बताइए, W ग्राम
m मोल होगा। तो देयरफॉर n इक्वल टू W/m। तो ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए वेट ऑफ एलिमेंट चाहिए और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट चाहिए, या फिर ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं एलिमेंट का। ग्राम एटॉमिक मास, जैसे कि सर यहाँ पर ग्राम लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, ग्राम लिख दिए हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास, जैसे कि आप सोडियम के बारे में देखते हैं 23 होता है, इसमें ग्राम लगा देते हैं। तो जब ग्राम लगा देते हैं तो वो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे कि एक एटम का मास होता है क्या, 23 AMU। यदि AMU की जगह पर क्या लगा देते हैं, ग्राम, तो क्या हो जाता है, बोलिए जल्दी से, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो आप लिख सकते हैं, नीचे में लिखिए डेफिनेशन, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे ग्राम एटॉमिक सोडियम का, नहीं Mg का कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। नहीं, कैल्शियम का क्या हो जाएगा, बोलिए 40 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग रफली लिख देते हैं एटॉमिक मास। क्या लिख देते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास लिखना उतना सही नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Mg, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्या हो जाएगा, कैल्शियम। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। फिर आगे थोड़ा और प्रोसीड करें, जो सर इससे क्या क्या हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो 1 मोल हमेशा एलिमेंट में 6.00 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। जो इसका मास जो होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर मास। ठीक है ना दोनों, आपको ग्राम एटॉमिक मास नहीं कहना है तो डायरेक्ट मोलर मास कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑलवेज जो होगा 1 ग्राम एटम के इक्वल टू, 1 ग्राम एटम के इक्वल टू। इसमें ऐसा भी कह सकते हैं जो सर ये कितने के इक्वल टू है, Na एटम्स के इक्वल टू है। कितने के इक्वल टू है, Na एटम्स के इक्वल टू है। तो मेरे कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट में तो 1 ग्राम एटम है तो नो डाउट वो 1 मोल ऑफ एटम के इक्वल टू होता है। दोनों आपस में न्यूमेरिकली क्या होता है, सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। आपको इसके बारे में यदि आपको कहना है तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू, यहाँ पर मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय GAM, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब एलिमेंट से जो ये थोड़ा बहुत आपको हम जानकारी दिए, तो इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन रहे आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन कोई भी बनेगा तो कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। ये n इक्वल टू W/m जो फार्मूला होता है वो तो एक बेसिक फार्मूला है, बाय डेफिनेशन फार्मूला आया है, तो वो तो जनरल यूज होगा ही। लेकिन और एक्स्ट्रा फार्मूला मोल में कभी भी यूज नहीं करना है। डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से कैसा से कैसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जरा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट, सबसे सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 80 ग्राम कैल्शियम। देखिए ऐसा नहीं है, आप लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं ये सब सारा कुछ, ऐसा नहीं है आपको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। जरा हम जो बताएंगे तो वो तरीका सीख ले जो आगे बहुत काम देगा।
अभी बहुत लंबा सफ़र करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो जरा देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें तो ये कैल्शियम है, तो आप सबसे पहला स्टेप, ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है जान रहे हैं, लेकिन ये जो पहला स्टेप है इसके बारे में सोचें। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, ये देखिए यहाँ पर 1 रहेगा तो एलिमेंट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? एलिमेंट से। बता रहे हैं कैसे रहेगा। 1 से ज़्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा यदि 1 रहे, कुछ नहीं लिखा रहे तो 1 है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, जिसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। तो 40 ग्राम कैल्शियम कंटेन्स Na एटम्स। ये एक जो है स्टेटमेंट इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद आपको कितना डाटा यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो Na/40। फिर 80 ग्राम के लिए कितना होगा बताएंगे, तो 80 ग्राम के लिए यूनिटी मेथड 2 Na एटम्स होगा कि नहीं, बताइए आप। तो 2 Na एटम्स होगा, तो क्या इससे 2-3 चीज सीखे। सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग मोलर मास कहते हैं, 1 मोल का मास। अब इसमें फाइंड क्या करना है, तो Na एटम्स। नहीं तो आपको तो पता है ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स होता है, यदि मॉलिक्यूल्स रहता तो Na मॉलिक्यूल्स होता। एटम्स ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर एटम से रिलेटेड है, यहाँ पर 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो 40 ग्राम कैल्शियम कंटेन्स Na एटम्स, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा Na/40, इसीलिए 80 ग्राम में क्या हो जाएगा 2 Na एटम्स। अब यहाँ पर ये प्रश्न है, ये सारा कुछ तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सारा कुछ फाइंड करने के बाद सेकंड क्वेश्चन लिखिए सेकंड क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सब तरह के स्टूडेंट रहते हैं, सारा क्वेश्चन बनाना सही है इनिशियल से फाइनल तक, यानी ये स्टेप को हम इनिशियल से फाइनल तक ले जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 46 ग्राम Na। अब यहां पर सर क्या बोले हैं, देखिए इसको सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में सोचना है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास लिखेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा 23 ग्राम Na कंटेन्स। अब मोल निकालना है बाबू, तो Na लिखना यहां पर सही नहीं है, जो चीज फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल होता है, अभी तो बताए हैं, जस्ट मिटाए हैं। तो यहां पर 1 मोल होता है, 1 मोल। देयरफॉर 1 के लिए क्या हो जाएगा यूनिटी मेथड से, 1 बाय कितना हो जाएगा 23, इसीलिए 46 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 46/23। नहीं तो इस तरह से 2 मोल आएगा। तो मेरा अपना मानना यही है, जो फार्मूला का अभी यूज नहीं करेंगे, सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन जरा लिखते हैं, ठीक है ना। लिखिए, इसमें 1 स्टार लगाएंगे हम लोग, 1 स्टार से लेकर के 7 स्टार तक क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए पहला स्टार लाइक क्वेश्चन, यहां पर पहला स्टार में इस तरह से हम लोग देखेंगे, जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट 64 ग्राम O2, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, 64 ग्राम O2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो बनाए होंगे ऐसा नहीं है, उनके लिए ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट सही जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर
सबसे पहले पहला स्टेप सर क्या बोले हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट देखने के लिए। देखिए मोल में वहीं पर कंफ्यूजन होता है, जल्दीबाजी ना करें, आप स्क्वायर ब्रैकेट में इसको इंडिकेट करें ये है क्या, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले O2 है, तो O2 का जो होगा यहाँ पर आप बताइए O2 एटम है कि मॉलिक्यूल है कि क्या है ये, नहीं तो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, नहीं तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताएंगे, या डायरेक्ट आप उस सब कंफ्यूजन में नहीं पड़ते हैं तो डायरेक्ट मोलर मास कहिए, क्या कहेंगे, मोलर मास, कहीं भी फंसने का असर नहीं। माने एक मोल एनी सब्सटेंस जो रहता है उसको मोलर मास कहते हैं, नहीं उसका मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज नोन एज क्या, मोलर मास। तो कहीं पर मान लीजिए ग्राम फार्मूला मास है, ग्राम एटॉमिक मास है, नहीं ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो उस सब से बचने के लिए डायरेक्ट वहाँ पर बोल दीजिए मोलर मास, सारा क्वेश्चन में आपका सही हो जाएगा। तो मोलर मास इसका कितना होता है बताएंगे, 16 टू जा 32 ग्राम होगा कि नहीं, 32 ग्राम O2 कंटेन्स, अब यहां पर देखिए 32 ग्राम O2 कंटेन्स ऑलवेज कितना होगा, देखिए O2 क्या है, मॉलिक्यूल्स, तो यदि ये एटम्स रहता था तो यहां पर एटम्स लिखते थे, ये मॉलिक्यूल्स है तो यहां पर हम लोग मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, तो Na मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। अब इसलिए 1 में तो कितना हो जाएगा, Na/32, इसलिए 64 में क्या हो जाएगा बताइए, 64 में Na/32 इंटू 64, तो यहाँ पर 2 से इंटू हो जाएगा, तो 2Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा कि नहीं। लेकिन आपको पता है जो सर आप तो 2Na मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये कैसे फाइंड होगा। तो आप तो जानते ही हैं O2 जो बना हुआ है वो किससे बना है, O+O से बना हुआ है। तो 1 मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या वो समझ में आया। देयरफॉर 2Na मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, तो 2 से इंटू कर दीजिए, तो 4Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम लोग बना लिए क्वेश्चन, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज हम लोग को सीखना है। अभी केवल हम लोग एलिमेंट के बारे में ही फोकस कर रहे हैं, ना हम लोग मॉलिक्यूल सीखे हैं, ना आयन सीखे हैं, ना एनटीपी सीखे हैं, ना एसटीपी सीखे हैं, अभी कुछ भी नहीं सीखे हैं, केवल एलिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि हर क्लास में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होना चाहिए, तो हर क्लास में हम टाइप वाइज बताएंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए क्या क्या सीख सकते हैं, आयंस के लिए क्या क्या सीख सकते हैं, एसटीपी एनटी पर क्या सीख सकते हैं, सारे पर एक एक लगभग क्लास हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है ना, जितना संभव हो सके। अब इसमें थोड़ा और अच्छा से समझे, यदि आपसे कोई पूछ दे जो सर यहां पर ऐसा है, 4th क्वेश्चन, मास ऑफ 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स इज इक्वल टू 1.15 ग्राम, 1.15 ग्राम मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, नहीं कोई भी एलिमेंट है, देन कैलकुलेट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किस में, ग्राम में, किस में, ग्राम में, क्योंकि एटॉमिक मास किस में होता है, एटॉमिक मास आपका AMU में भी होता है, पता है ना, जरा हम चर्चा कर दें, ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट, ऐसा पूछ दे। अब देखिए यहां पर एक दो पॉइंट समझना जरूरी है, मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ एन एलिमेंट 1.15 ग्राम दिया गया है, देन कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ग्राम ऑफ दैट
एलिमेंट। तो एटॉमिक मास मतलब ग्राम में क्या, ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहा है या मोलर मास पूछ रहा है। तो मोलर मास, तो एक मोल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है, 1 मोल में बताइए 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना। अब आप बताइए यहां पर सर, ये तो आप बता दिए, इसमें हमेशा एटॉमिक मास के इक्वल टू होगा, तो क्यों ना कंपैरिजन किया जाए, इतना एटम्स का इतना ग्राम है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का कितना मास होगा, जो हमेशा क्या होता है GAM के बराबर, हमेशा क्या होता है मोलर मास के इक्वल टू। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे यूनिटी मेथड से, 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन्स 1.15 ग्राम। देयरफॉर 1 के लिए 1.15 3.011 इंटू 10⁻22 होगा ना वो। देयरफॉर 6.022 इंटू 10⁻23 में क्या होना चाहिए, 1.15 3.011 इंटू 10⁻22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं, ये आपको एक तरह से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप बिल्कुल 1.15 इंटू 20, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इतना ग्राम आएगा तो आराम से हम लोग बता सकते हैं कभी भी। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोग देखें इस तरह से, सर जो कंसेप्ट था अभी तक, तो फिर हम 1 मिनट बोलेंगे। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं, जो एलिमेंट्स है कि मॉलिक्यूल्स है कि क्या है वो, ठीक है ना। तो यदि एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास लिखें, नहीं या फिर मोलर मास लिखें, कन्फ्यूजन कुछ भी है तो मोलर मास डायरेक्ट लिख दें। यदि मॉलिक्यूल्स है तो नहीं, आप ग्राम मॉलिकुलर मास लिखें या डायरेक्ट मोलर मास लिखें। फिर उसके बाद नहीं मॉलिक्यूल से कंपेयर करें, यदि मॉलिक्यूल है, नहीं एलिमेंट है तो एटम से कंपैरिजन करें। तो इस तरह से अभी पूरा बेसिक चीज़ बता रहे हैं, एक एक पॉइंट बता रहे हैं। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, एक एक क्वेश्चन पूछें, कहीं भी कंफ्यूजन है तो आराम से आगे बढ़ सकते हैं। इतना जानने के बाद यदि फिर आगे बढ़ें तो सर ये सब तो सारा कुछ बता दिए, अब इसमें ग्राम एटम के बारे में आप बहुत अच्छा से बताए थे। देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम, देखिए तो प्रीवियस जस्ट हम जो शुरू में बताए थे, नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू क्या बताए थे, ग्राम एटम, ये बताए थे मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय GAM, ठीक है ना, GAM, डायरेक्ट GAM रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। याद रहे यहाँ सर केवल कि कहाँ पर हैं, एलिमेंट में ओनली। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए मास ऑफ एन एटम इन एलिमेंट इज इक्वल टू 6.643 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम present in 40 kg एलिमेंट। समझे क्वेश्चन। यहां पर सबसे पहले
एक एटम का आपको क्या दिया गया है, कोई भी एलिमेंट है तो उसमें एक एटम का मास आपको दिया गया है। अब इसमें 40 kg एलिमेंट है, उसका नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना होगा ये फाइंड करना है। तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले GAM निकालेंगे। नहीं, मास इन ग्राम तो दिया ही गया है क्वेश्चन में, तो मास इन ग्राम दिया गया है, GAM निकालेंगे तो आराम से फाइंड हो सकता है इस तरह से। यहां पर सबसे पहले मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू कितना है वो बोलिए, 6.643 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। अब इस यूनिटी मेथड से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स उस एलिमेंट का, उसका मास कितना होना चाहिए, तो दोनों का इंटू हो जाएगा। तो 643 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 लगभग 40 क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, 40 ग्राम, लगभग 40 ग्राम बताए हैं। मास इन ग्राम तो 40 kg है ना, 40 kg तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और ग्राम एटॉमिक मास कितना निकला है बोलिए 40, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम को फाइंड करने के लिए जिस तरह से हम लोग मोल फाइंड करते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो आज के क्लास में हम यही कोशिश कर रहे हैं, आप मोल कंसेप्ट का जो बेसिक क्वेश्चन है ओनली फॉर एलिमेंट से रिलेटेड, वो सारा का सारा कुछ सीख लें, समझ लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, वो चीज़ बताइए। अब आगे इस तरह से सारा क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो इस पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है, फिर बोलेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है। तो ऐसा करिए, जो अगले क्लास में ये सारा कुछ प्रोसीड करेंगे। हाँ, आप कहेंगे सर और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए, तो ज़रूर ये होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, जो कि बेसिक है, बेसिक भी लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ, अलग में कमेंट्स में कोई आप कैसा भी क्वेश्चन पूछें, सर जवाब देंगे। थैंक यू।